हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने जनरल साइंस के टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसमें जेनेटिक्स और अपने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मान लो कि जो भी ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड को छोड़कर बाकी सारे रोग हैं या सेल हैं उनको हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड, क्योंकि कोशिकाओं के बाहर की तरफ बहने वाला और कोशिकाओं के अंदर की तरफ बहने वाले तरलता के आधार पर हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर पहला है परिसंचरण में ब्लड, यानी कि रक्त। तो आज हम केवल रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि रक्त किस प्रकार से बहता है, कैसा होता है उसका कलर, पीएच कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो साथियों, देखते हैं ब्लड के बारे में। पहले तो इसमें बात करते हैं कि ब्लड कहाँ पर बहता है और किस प्रकार बहता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा, ये वर्ड इसलिए इंग्लिश में लिखा जा रहा है क्योंकि ये वर्ड डायरेक्ट पुट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं बाह्य कोशिकीय द्रव्य। बाह्य कोशिकीय द्रव्य यानी कि रक्त एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, बाह्य कोशिकीय द्रव्य है जो धमनियों तथा शिराओं में बहता है। धमनियों तथा शिराओं में बहता है, यानी कि रक्त है जो बाह्य कोशिकीय द्रव्य है, कोशिकाओं के बाहर बहता है। कहां पर बहता है? धमनियों तथा शिराओं में बहता है। ये एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वो इसी के ऊपर बेस्ड है और ये वर्ड डायरेक्ट लिखा होता है। रक्त है, निम्न में से रक्त है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उत्तकीय फ्लूइड यानी कि टिश्यूड फ्लूइड, या इनमें से कोई नहीं, या ट्यूबुलर वॉल्स। तो इसमें आपको याद रखना है कि वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, बाह्य कोशिकीय द्रव्य है जो धमनियों और शिराओं में बहता है। मतलब कि किसके अंदर बहता है? नलिकाओं में। किसमें? नलिकाओं में बहता है। ये इसका पहला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। हम केवल इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं पहले, तो इसका बहने की प्रवृत्ति तो हो गई। फिर हम बात करेंगे इसका रंग। तो देखो, ब्लड के रंग की मैं बात करूं तो ब्लड का जो रंग रहेगा वो किस प्रकार रहता है। हमने आज तक यही पढ़ा है कि अपना जो रक्त होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन कंपटीशन लेवल में ब्लड के रंग को लेकर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पुट नहीं होता, उसमें पूछा जाता है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में। तो अगर रक्त के रंग की बात करूं तो शुद्ध रुधिर होता है, यानी कि शुद्ध मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। शुद्ध मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो तो वो लाल चमकीला रहेगा। लाल चमकीला, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। तो कलर कैसा हो गया? शुद्ध रुधिर का रंग होगा लाल चमकीला, रेड शाइनिंग, जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा, यानी कि। फिर बात करेंगे अशुद्ध की बात करें, यानी कि अशुद्ध रुधिर मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल कम, उसके अंदर रहेगा वो केवल और केवल लाल गाढ़ा, या हम बोल सकते हैं बिना चमकदार। तो ये तो इसका रंग को लेकर हो गया। अब आपको ऑप्शन में क्या मिले? ऑप्शन में अगर गाढ़ा लाल या ईंट कलर भी मिल सकता है तो, और लाल चमकीला मिले तो उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है लाल चमकीला को। क्यों देनी है? क्योंकि शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? लाल चमकीला होता है। अब इसके रंग की बात आ गई तो अब हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। उत्पत्ति मतलब कि बॉडी के निर्माण के टाइम ब्लड का निर्माण कैसे होता है। जब शरीर का निर्माण हो रहा होता है तो सबसे पहले ब्लड की उत्पत्ति कहां से होती है? तो एक वर्ड याद रखना, मेसोडर्म। मेसोडर्म से होती है। अब मेसोडर्म क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मेसोडर्म होता है जब भी अपने भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण के निर्माण के समय 3 परतें बनती है, 3 लेयर्स बनती है। 3 लेयर्स के अकॉर्डिंग ही पूरी बॉडी का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो रक्त की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से होती है, ये याद रखना। रक्त का रंग लाल चमकीला होता है फर्स्ट प्रायोरिटी में। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, बाह्य कोशिकीय द्रव्य है, उत्पत्ति मेसोडर्म से। अब इसके बात करते हैं हम इसके पीएच की, यानी कि रक्त का पीएच कितना होता है। अगर हम बात करें रक्त के पीएच की तो रक्त का पीएच होता है 7.4। याद रखना, 7.4 की बात कर लिए तो अपने को पता है कि 0 से लेकर 7 तक तो एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय प्रकृति होती है। लेकिन ये आ गया 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय। तो ऑप्शन में 7.4 नहीं मिलकर आजकल लिखा जाता है हल्का क्षारीय,
या अधिक क्षारीय, हल्का अम्लीय या अधिक अम्लीय, या काफी बार लिखा जाता है उदासीन। तो याद रखना 7.4 मतलब कि हल्का क्षारीय इसका पीएच होता है। और अगर बात करें मानव के अंदर, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे हैं यानी कि मानव तंत्र में रक्त की, तो मानव के अंदर, शरीर के अंदर रक्त की मात्रा, मानव के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? देखें, अगर अपनी बॉडी में बात करें तो मानव रक्त की मात्रा होती है लगभग 5 से 5.5 लीटर तक अपनी बॉडी के अंदर रक्त पाया जाता है। कितना? 5 से 5.5 लीटर तक रक्त की मात्रा हमारे शरीर के अंदर यानी कि वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाती है। अब रक्त की मात्रा भी होगी तो अब ये 5 से 5.5 लीटर जो रक्त है पूरी बॉडी का, ये पूरी बॉडी का वेट कितना बनाता है? वेट कैसे कि मान लो कि किसी भी एक मनुष्य के शरीर का जो भार है वो 100 किलोग्राम है, तो उस 100 किलोग्राम में से जो रक्त है वो रक्त कितने किलोग्राम भार बनाता है? यानी कि अगर केवल रक्त को अलग करे, उसको भार मापा जाए तो वो कितने किलोग्राम रहेगा? तो इसका जो रक्त का भार रहता है वो मानव शरीर में, यानी कि रक्त का भार की बात करें तो मानव शरीर के लगभग 8 से 10% क्या होता है? पूरे बॉडी का वेट होता है। अगर किसी का 100 किलोग्राम शरीर का वजन है तो 100 का 8 से 10% मतलब कि उसका लगभग 10 किलोग्राम या 8 किलोग्राम तो केवल उसके शरीर के अंदर भरा गया क्या है? रक्त ही है। तो ये बॉडी का 8 से 10% भाग बनाता है भार में। अगर हम बात करेंगे रक्त की ओर तो आप सभी को पता है कि रक्त का मुख्य कार्य क्या है? केवल एक कार्य मुख्य यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर इसके घटक पढ़ते हैं। घटक किस प्रकार के? क्योंकि रक्त के घटक पढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक रक्त की बूंद है, तो इस रक्त की बूंद के अंदर तरल पदार्थ कौन से होते हैं, किन से मिलकर बने होते हैं, और उस बूंद के ऊपर तैरती हुई जो कोशिकाएं या जैसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, कितनी संख्या में होती है, और उनका पर्टिकुलर कार्य क्या होता है। इस सब संपूर्ण रक्त की जो बूंद होती है या रक्त का पूरा मिश्रण होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एक इसका कार्य लिख देते हैं कि रक्त का मुख्य कार्य क्या है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर रक्त अनेक कार्य करता है, लेकिन रक्त का केवल एक मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि कंपटीशन लेवल में ये ऑप्शन में सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि रक्त के कार्य बहुत प्रकार के होते हैं। बॉडी के अंदर बहुत प्रकार के कार्यों को वो मेंटेन करता है, संतुलित करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि ये ऑक्सीजन को ले जाता है कोशिकाओं तक और उसका परिवहन करता है, यानी कि कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए प्रदान करता है ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन में ज्यादा मिलता है, अगर ये मिले तो इसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो इसके बेसिक डिटेल से अपने को क्या क्या क्वेश्चन पुट हुए देखो। एक तो कहां पर बहता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक वर्ड अगर दिमाग में नहीं आया तो याद रखना, एक्स्ट्रा मतलब कि बाहर, सेलुलर मतलब कि कोशिकाओं से, फ्लूइड मतलब कि द्रव्य, कोशिकाओं से बाहर बहेगा। क्योंकि हमने अपने शारीरिक जीवन में भी ये अनुभव किया है कि रक्त हमेशा नलिका रूपी संरचनाओं के अंदर बहता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, ये वर्ड याद रखना है। आज का लेवल के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि धमनियों और शिराओं सबको पता है कि रक्त है जो धमनी शिराओं में बहता है, लेकिन जो वर्ड है उसको कैच नहीं कर पाते। अपने को वही क्वेश्चन उठाने हैं जो दूसरे नहीं कर पाते, यानी कि अपना लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0% रहे। फिर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ब्लड के रंग को लेकर। इसके अंदर अगर चमकीला लाल और गाढ़ा लाल, आपने यही सुना है कि लाल रंग का ब्लड होता है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे तो फिर किसके ऊपर अपना ऑप्शन सही होगा? तो याद रखना जो शुद्ध रुधिर होगा उसी को मान्यता दी जाएगी। तो शुद्ध रुधिर मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो उसका रंग होगा लाल चमकीला। तो लाल चमकीला अपने ऑप्शन पर ध्यान रखना। फिर है इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से। उत्पत्ति हर एक की, चाहे ह्यूमन सिस्टम के कोई भी ऑर्गन की बात करें उसकी उत्पत्ति अपने को पता होनी चाहिए कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। पीएच 7.4, हल्का क्षारीय ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये रट रखा है, हर एक को मुंह पे याद हो गया है। 7.4 ब्लड का पीएच है, 7.4 ब्लड का पीएच है। लेकिन ये हिंदी में यानी कि शब्दों के अंदर इसको लिख दिया जाए हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, या अधिक क्षारीय, या कम क्षारीय, कम अम्लीय, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने को याद रखना है हल्का क्षारीय। रक्त की मात्रा, मानव की बात करते हैं तो
महिलाओं के अंदर 5 लीटर होती है और पुरुष के अंदर 5.5 लीटर होती है। तो 5 से 5.5 लीटर मानव के अंदर क्या पाया जाता है? शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है। फिर रक्त का भार, यानी संपूर्ण बॉडी का रक्त का भार होता है 8 से 10%। 8 से 10 के बीच में कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो वो सही है, चाहे 8 मिले चाहे 10। अगर इनमें से अगर 10 मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, तो अपने को 10 को मान्यता देनी है, क्योंकि अधिकतम को मान्यता दी जाती है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब हम बात करते हैं ब्लड के घटक के बारे में। अब हम रक्त के घटक की बात करेंगे, यानी कि ब्लड है जो कोई भी 100% ब्लड है तो वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं, कैसा उसका तरल पदार्थ होता है, और उन कणिकाओं का माध्यम कैसा होता है, आकार कैसा होता है, और वो संपूर्ण ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाती है। और इसके ऊपर ये जो फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे अभी, इसको अपने को याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो कि कोई भी 100% यानी कि 100% अगर ब्लड है तो उसके अंदर उसके जो ब्लड के 2 घटक होते हैं। एक घटक होता है उसका जिसका तरल पदार्थ होता है ब्लड का, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो संपूर्ण ब्लड का यानी कि संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाती है। 100% ब्लड के 2 भाग होते हैं। एक होता है उसका तरल पदार्थ जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, जो संपूर्ण ब्लड का 55% भाग बनाती है। ठीक है, अब इसका एक और भाग होता है ब्लड का, उसे कहते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। एक भाग था प्लाज्मा, एक भाग है रक्त कणिकाएं। अगर ब्लड 100% में से 55% भाग अगर प्लाज्मा बना रही है तो रक्त कणिकाएं कितने प्रतिशत भाग बनाएगी? 45% भाग संपूर्ण ब्लड का रक्त कणिकाएं बनाती हैं। ये 2 घटक हो गए ब्लड के। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की और रक्त कणिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले अगर प्लाज्मा की बात करें तो संपूर्ण प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा खुद बना होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है उसके अंदर जल, क्या होता है? जल। और दूसरा होते हैं उसके अंदर पदार्थ बोल सकते हैं हम, या तत्व बोल सकते हैं, या अन्य पदार्थ या अन्य प्रकार के कण युक्त पदार्थों का मिश्रण बोल सकते हैं। तो काफी बार इसको कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों में भी पढ़ा जाता है, उसको पढ़ेंगे। तो केवल पदार्थ के बारे में बात करें तो देखो, संपूर्ण प्लाज्मा का लगभग 92% भाग तो केवल क्या होता है? जल ही होता है। ये प्लाज्मा है जो लगभग 92% भाग जल से मिलकर बनी होती है, और लगभग 8% तक, याद रखना, लगभग 8%। काफी बार आपने को ऑप्शन में मिलेगा 95 से लेकर 98, काफी बार आपने को ऑप्शन में मिलेगा 90% भी मिलेगा। तो आपने को एवरेज ध्यान रखना है, जो ऑप्शन में मैक्सिमम दिया गया है याद रखना वो, लेकिन याद रहेगा कि उसके अंदर 90 से लेकर 98 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मुख्यतः 92% तक होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के ऑथर्स, अलग अलग प्रकार की गाइड्स और अलग अलग प्रकार की बोर्ड्स वो क्या करती है, इसके परसेंटेज को अलग अलग बताती है। तो इसका एवरेज 90 से 98 तक रखना है। मुख्यतः 92% तक होता है, अपने को 98 मैक्सिमम वाले को वरीयता देनी है। 8% तक भाग होते हैं जो पदार्थ के तत्व होते हैं। अब पदार्थ के तत्व कौन कौन से? तो प्लाज्मा के अंदर 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के पदार्थ? एक तो पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ यानी कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। दूसरे पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि इसके अंदर पदार्थ कौन कौन से पाए जाएंगे? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। याद रखना, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं लगभग इस संपूर्ण 8% का 99% तक यही होते हैं, 8% का 99% तक, और लगभग ये 1% तक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। हम अकार्बनिक पदार्थों में बात करेंगे, गैसें वगैरह जो होती है वो। तो प्लाज्मा की बात की थी, संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाया था इसने। ये खुद किससे मिलकर बनी होती है? ये 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। इसका 92% भाग तो जल से बना होता है, और 8% कुछ तत्व मिलकर इसको बनाते हैं। वे तत्व क्या हो सकते हैं? वे अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं और वे कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। ये तो थी हमारे प्लाज्मा की बात। अब हम बात करते हैं अपने रक्त का दूसरा घटक, जिसका नाम है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं क्या होती है? यानी कि देखो, प्लाज्मा तो हो गया इसका तरल भाग, क्या हो गया? तरल भाग। तरल भाग कैसे? मान लो कि ये कोई एक रक्त की बूंद है, तो इस रक्त की बूंद के अंदर जो
तरल भाग है। तरल भाग मतलब कि जो तैरने वाला या लिक्विड नुमा संरचना अपने को नजर आएगी, जो इसमें बहता हुआ यानी कि पानी जैसी या लिक्विड जैसी संरचना है, उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। ठीक है। और इसके ऊपर कुछ ना कुछ तैरती हुई कण नुमा कोशिकाएं या कणिकाएं पाई जाती है, उसे कहते हैं रक्त कणिकाएं। तो अपने पास क्या क्वेश्चन बन गया कि रक्त कणिकाएं क्या है, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि रक्त में प्लाज्मा के ऊपर जो तैरती हुई कणिकाएं नजर आती है उसे रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। तो रक्त कणिकाओं की बात करते हैं। मुख्य रूप से हम बात करें सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म, चाहे स्तनधारी की बात कर लें, चाहे सरीसृप की बात कर लें, चाहे पिसीज की बात कर लें, चाहे हम एवीज की बात कर लें यानी कि पक्षी वर्ग की बात कर लें, या चाहे हम नॉन कॉर्डेट्स यानी कि अकशेरुकों की बात करें, सभी लिविंग वर्ड को लेकर चलते हैं, फिर ह्यूमन की बात करेंगे। तो सभी लिविंग वर्ड में 4 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। सभी लिविंग वर्ड में 4 प्रकार की रक्त कणिकाएं। अब किसमें से 3 ही हर एक में काम आती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना। रक्त कणिकाएं, सबसे पहली रक्त कणिकाएं हैं जिसका नाम है लाल रक्त कणिका, जिसे हम बोलते हैं RBC। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। ये नाम बहुत आम हो चुका है क्योंकि इसे हम बहुत ही छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं कि इसे बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं, लेकिन ये नाम अब नहीं पूछा जाता, कंपटीशन लेवल में इसका साइंटिफिक नाम पूछा जाता है। तो RBC को क्या कहा जाता है? RBC को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट कोशिका। इरिथ्रोसाइट कोशिका, याद रखना, इरिथ्रोसाइट्स मतलब कि RBC। तो रक्त कणिकाएं, उसमें से पहली क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी अपने हैं WBC, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब श्वेत रक्त कणिकाएं भी आम हो गया, तो इसका भी साइंटिफिक नाम है, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर विज्ञान की भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है? विज्ञान की भाषा में इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट, यानी कि भक्षण करने वाली कोशिकाएं। ल्यूकोसाइट इन्हें कहा जाता है। अब देखो RBC, WBC खुद है जो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? कि WBC 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। एक होती है कणिकामय यानी कि ग्रेनुलस कणिकामय, और एक होती है अकणिकामय। 2 प्रकार के WBC पाई जाती है। ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं कणिकामय और अकणिकामय, यानी कि कणिकामय WBC और अकणिकामय WBC। कणिकामय कोशिकाएं भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है न्यूट्रोफिल, और एक होती है एसिडोफिल, और एक होती है इओसिनोफिल। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कणिकामय WBC भी और अकणिकामय WBC 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बात की थी WBC की, श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें कहा जाता है उन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं हम साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है भक्षण करने वाली। ल्यूकोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और अकणिकामय, मतलब कि जिसके ऊपर कणनुमा संरचना पाई जाएगी वो कणिकामय, जिसके ऊपर कणनुमा संरचना नहीं पाई जाएगी वो अकणिकामय कोशिकाएं होगी। कणिकामय 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, इओसिनोफिल। बेसोफिल भी होता है, इसी का एक का नाम है दूसरा। फिर है अकणिकामय WBC। अकणिकामय 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट प्रकार की। अब देखो रक्त कणिकाओं में 2 तो हो गई, RBC और WBC। फिर एक होती है स्पिंडल सेल्स। देखो अब ये नाम आपके लिए नया रहेगा क्योंकि हम पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को लेकर चल रहे हैं। तो स्पिंडल सेल्स क्या होती हैं उसको समझने से पहले हम समझते हैं अपनी प्लेटिलेट्स को। प्लेटलेट्स, अब प्लेटिलेट्स को हम बोलते हैं हिंदी में बिंबाणु और साइंस की भाषा में इसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। हमने अभी तक आज तक यही पढ़ा है कि रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, WBC, RBC और
प्लेटलेट्स। अब ये स्पिंडल सेल्स नया क्या आ गया है, तो साथियों स्पिंडल सेल्स क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तो पाई जाती है स्तनधारियों में। यानी कि हम स्तनधारी की अगर बात करेंगे तो हमारे अंदर रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की रहेगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स उपस्थित हैं तो अपने अंदर स्पिंडल सेल्स नहीं होगी, केवल 3 ही हो सकती है। तो अपने अंदर कौन कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो, एक तो आरबीसी होती है अपने अंदर, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। मतलब कि स्तनधारियों के अंदर स्पिंडल सेल्स नहीं पाए जाते। स्तनधारियों को छोड़कर बाकी सब के अंदर, जीवों के अंदर, दूसरे जीव है उनके अंदर क्या पाई जाएगी, उनके अंदर पाई जाएगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और स्पिंडल सेल्स, वहां पर प्लेटलेट्स नहीं पाई जाएगी। काम क्या होता है इसका, सेम ही काम होता है। जिस प्रकार बिम्बाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट स्तनधारियों के शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, उसी प्रकार स्पिंडल सेल्स भी दूसरे जीवों के अंदर, जिसके अंदर प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है, उसके अंदर रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो हमने अभी ये क्या पढ़ा है कि रक्त के अंदर पाए जाने वाले घटकों के बारे में पढ़ा कि रक्त के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और क्या क्या चीजें पाई जाती है। रक्त के 2 भाग हमने पढ़े, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, तरल भाग के ऊपर तैरती हुई जो कणनुमा संरचनाएं होती है उसे रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा जल और अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, उसके अंदर गैसें भी हो सकती है, हार्मोन हो सकते हैं, लवण, खनिज लवण इत्यादि इनके अंदर तत्वों के अंदर हो सकते हैं। फिर हमने रक्त कणिकाओं की बात की जो इसका 45% भाग बनाती है संपूर्ण रक्त का। ये मुख्यतः हर एक इंडिविजुअल जीव के अंदर 3 ही होती है, लेकिन सभी को हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, स्पिंडल सेल और प्लेटलेट्स। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, स्पिंडल सेल्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और अकणिकामय। बात वो की वो है, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके ऊपर कणनुमा संरचना है उसे कणिकामय, और जिसके ऊपर कणनुमा संरचना नहीं है उसे अकणिकामय कहेंगे। कणिकामय न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, इओसिनोफिल, अकणिकामय मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये था इसका रक्त का घटक। और अब हम बात करेंगे रक्त का प्लाज्मा वाले भाग को, यानी कि रक्त का पहला भाग प्लाज्मा या तरल भाग के बारे में। अब हम बात करते हैं रक्त का पहला घटक यानी कि प्लाज्मा के बारे में। यानी कि हमने बात की थी कि रक्त का ये 55% भाग बनाता है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्लाज्मा साथियों पहले तो ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लाज्मा रक्त का बहता तरल पदार्थ है, रक्त का बहता तरल पदार्थ है, बहता तरल पदार्थ, यानी कि रक्त के अंदर जो बहने वाला तरल पदार्थ है वो क्या है, प्लाज्मा है। फिर बात करते हैं ये कैसा होता है, यह अजीवित होता है, रंग विहीन, यानी कि इसका अंदर कोई भी इसका पर्टिकुलर कलर नहीं होता है। यह अजीवित, रंग विहीन, परंतु क्या इसमें, क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में अगर कहीं पे जमा हो जाए तो हल्के पीले कलर का अपने को नजर आता है, परंतु अत्यधिक मात्रा में जमा होने पर यह हल्का पीला नजर आता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कैसे, क्योंकि ये हल्का पीला कलर लोग चले जाते हैं लसिका के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर हल्का पीला कलर प्लाज्मा का होता है, हल्का पीला होता है। अब बात करेंगे रक्त के प्लाज्मा के दूसरे घटक के बारे में, दूसरे लक्षण के बारे में। तो अपने सभी को पता है कि ये क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है, यानी कि बहुत प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन होती है, हमने बात की, इसके अंदर जल भी पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, गैसें भी पाई जाती है, लवण तत्व तथा सभी प्रकार के फेरोमोन्स भी पाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो द्रव्य होता है प्लाज्मा का, ये सबसे ज्यादा जल पाया जाता है इसके अंदर, ये हमने बात की। ये जो बाकी की जो चीजें होती है, जो ये प्रोटीन है, हार्मोन, गैसें, लवण तत्व या फेरोमोन्स है, वो सभी बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन्स, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स की बात करें
तो प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन लगभग ये पूरे प्लाज्मा का 7% भाग बनाती है। 3 प्रकार की प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है? एक होती है एल्बुमिन, एक होती है ग्लोबुलिन और तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। अब इनके कार्य याद रखना, यह ताप के साथ थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है, लेकिन किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। यह ताप के साथ थक्का बनाती है, ताप के साथ थक्का बनाती है, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन ये क्या करती है? ये ताप के साथ थक्का नहीं बनाती है, क्योंकि ताप के साथ थक्का एल्बुमिन बना लिया तो ये इसका काम क्या रहेगा? ये शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाने में काम करती है। सभी प्रकार के एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन हो गया। अब ये है फाइब्रिनोजन। यह एक तो इसका संश्लेषण यकृत में होता है, यानी कि इसका निर्माण यकृत में होता है फाइब्रिनोजन का, और यह रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रुधिर का थक्का बनाने में सबसे ज्यादा रोल ये निभाती है। ये केवल ताप के साथ ब्लड का थक्का बनाती है, ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की प्रोटीन्स होती है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। अब प्रोटीन के साथ साथ और भी चीजें पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। कौन सी? दूसरी पाई जाती है इसके अंदर सभी प्रकार की गैसें। गैसें कौन कौन सी? कि अपने को पता है कि ब्लड के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की गैसें तो स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। एक तो होती है ऑक्सीजन का परिवहन करती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी पाई जाती है, तथा CO2 भी पाई जाती है। ऑक्सीजन और CO2 इसके अंदर पाई जाती है। फिर हमने बात कर ली कि इसके अंदर और क्या चीजें पाई जाती है, तो इसके अंदर और पाए जाते हैं सभी प्रकार के तत्व। कौन कौन से? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयोडीन है, फेरस है, ये सभी प्रकार के तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर और क्या इसके अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर? तो साथियों, प्लाज्मा के अंदर सभी प्रकार के हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। हार्मोन्स इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स? दोनों प्रकार के, अंतःस्रावी तंत्र वाले हार्मोन्स भी पाए जाते हैं और पाचक वाले भी कुछ घुल मिलकर आ जाते हैं। तो सभी प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। अंतःस्रावी तंत्र वाले भी, अंतःस्रावी तंत्र इसके भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो भी ग्रंथियों द्वारा छोड़े जाते हैं। इसकी जो ग्रंथियां होती है, हमने बात की है कि अपने शरीर के अंदर मुख्यतः 10 प्रकार की या उससे भी अधिक प्रकार की ग्रंथियां हो सकती हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को इंक्लूड करने पर 10 मुख्य ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपने हार्मोनों को सीक्रेशन करवाती है। तो उसके द्वारा हार्मोन छोड़े गए भी किस में होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। फिर हमने बात की फेरोमोन्स की, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इसके अंदर पाचक रस भी होते हैं। पाचक रस भी इसके अंदर प्रविष्ट रहता है, यानी कि गुले मिले हुए रहते हैं। और फिर होते हैं सभी प्रकार के फेरोमोन्स। फेरोमोन्स कौन कौन से? जो कि मनुष्य के अंदर उसके सेक्सुअल इंडक्शन वाले हार्मोन्स जो प्रति होते हैं, प्रति मतलब कि मेल का अलग और फीमेल का अलग होता है, वो भी इसके अंदर घुल मिल जाते हैं। कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं, खनिज लवण वो भी है जो प्लाज्मा के अंदर मिले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार इन सभी के संयोजन से एक द्रव्य बनता है जो तरल होता है, जिसका रंग विहीन होता है, लेकिन सभी प्रकार का मिश्रण ज्यादा मात्रा में एकत्रित होने पर हल्का पीला नजर आता है और इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अब प्लाज्मा है जो ब्लड का क्या कार्य कराती है। तो नॉर्मल सी बात है कि प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है कि सभी प्रकार के पोषक तत्वों को अपने अंदर इंक्लूड करना और ब्लड को बहने की प्रवृत्ति देना, यानी कि तरल भाग बनाएगी तो उसको बहने में आसानी रहेगी, बहने की प्रवृत्ति देता है। तो इसी प्रकार आज हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्लड का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।